राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों से तहत या फिर निर्वाचन विभाग लगातार एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। नेताओं के दौरे भी चल रहे हैं, लेकिन मुख्य बात है लोगों की समस्या है, अलग अलग वर्गों की लोगों की समस्या है। इसी क्रम में आज हम जानने के लिए आए हैं शिक्षा से जुड़ी समस्या। जो कई सरकारें आती है शिक्षा से जुड़ी कई समस्याएं बताती है और उनको दूर करने के लिए घोषणाएं भी करती, लेकिन राजस्थान में शिक्षा विभाग किस स्थिति में है या फिर उनकी क्या समस्या है जो सालों से झेलते आ रहे हैं। चाहे सरकार कोई सी भी हो, लेकिन समस्याएं लगातार बनी हुई है। वह समस्या क्या है और वह दूर कैसे हो सकती है। हमारे साथ में शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक हैं जो बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि शिक्षा विभाग है एक नींव कहा जाता है किसी भी इंसान के। आप टीचर हैं, क्या समझते हैं आप इतने सालों से शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या होना चाहिए? राजस्थान के अंदर जो सरकारी शिक्षा है उसके लिए बालकों के लिए 2009 में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। अभी हाल ही में नया शिक्षा जो पॉलिसी चेंज की गई है, परंतु वो धरातल पे नहीं उतार पाते हैं। जो भी सरकारें आती है उनकी योजनाएं ऐसी नहीं होती है कि दूर दराज का जो इलाका है, दूरस्थ इलाका है, आदिवासी बेल्ट है या आपका मरुदरा का जैसलमेर है, कोटड़ा है, वहाँ पे ये जो अधिनियम या जो लागू करते हैं उनकी जो धाराएँ होती है उस पर लागू नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको एक निवेदन करूँ कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में बालकों के अनुपात में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षकों की संख्या है, भौतिक संसाधन है, परंतु आज कोटड़ा में देखते हैं तो उन संसाधनों का 2009 के बाद में संविधान लागू हुआ, पर आज तक वो वहाँ पर धरातल पे नहीं उतार पाए। दूसरी बात, जो बहुत बड़ा शिक्षकों का वर्ग है, लगभग आप राजस्थान में 7 लाख 8 लाख कर्मचारी, 50% अकेला शिक्षक समाज है, परंतु उनकी आज तक कोई भी सरकार आई स्थानांतरण नीति नहीं बना पाई। उसकी वजह से जो उनमें एबिलिटी है टीचर में, उसकी बजाय वो उसको धार देने की बजाय वो अपने ट्रांसफ़र के लिए राजनेताओं के यहाँ चक्कर काटता है। तो इन चीज़ों का अगर समाधान कर दिया जाए तो आने वाले समय में जो ये सरकारी शिक्षा है वो भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा। उन बालक का जो गरीब तबके का बालक है उसको भी फायदा मिलेगा। अच्छा, स्थानांतरण नीति की आपने बात की, क्या होना चाहिए नीति? ये भी देखा जाता है कि ट्रांसफ़र करने के लिए डेपुटेशन एक तरीका अपना लेते हैं, राजनेताओं के लिए चक्कर काटते हैं, वहाँ से लगवाते हैं जोर। क्या होना चाहिए? ऐसी नीति बननी चाहिए जहाँ सबसे पहले विधवा है, परित्यक्ता है, गंभीर बीमारियों से रोगी है, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो थर्ड ग्रेड जैसे पिछली सरकार को अपन लेते हैं तो पूरी 5 साल में एक बार भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, जबकि बहुत दूरस्थ इलाकों में 500 मीटर 700 किलोमीटर विधवाएं, गंभीर रोग से पीड़ित लोग, किडनी के रोगी, विकलांग जो चलने फिरने में असमर्थ है पर अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो नई शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें उनकी जो पॉलिसी थी, पता नहीं किस नियम के तहत उन्होंने विधवाओं को, विकलांग को और अपने घर से 500 किलोमीटर दूर अभी पदस्थापित कर दिया। तो आने वाले समय में इन चीज़ों का समाधान तभी संभव है जब जितने भी राज्य में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लागू किया जाए और आने वाले समय में टीचर को ऐसी नीति लागू की जाए जैसे सेंटर में हर डिपार्टमेंट में लागू है, रेलवे वगैरह में उन कर्मचारियों को कहीं भी राजनेताओं के पास नहीं जाना पड़ता, उनकी ऑटोमेटिक जब भी समय आता है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसी नीति बननी चाहिए जिसको सबको सुविधा हो और सबको मौका मिले। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, महिला शिक्षा पे या बालिका शिक्षा पे सरकारें जोर देती है, उनको कई घोषणाएं भी करती, साइकिल गिफ्ट, लैपटॉप गिफ्ट, तो क्या होना चाहिए उन बालिका शिक्षाओं के लिए? बालिका शिक्षा के लिए जो व्यवस्था सरकार कर रही है वो कोशिशें बहुत अच्छी है, जैसे उड़ान है, अभी नया वो साइकिल वाला है, पर ठीक है। लेकिन जब तक मैं सर बताऊं कि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, हम पूरा जब तक स्टाफ नहीं होगा हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हो। बेसिक जो नीड है बच्चे की हम पूरी नहीं कर सकते तो हम दूसरी बातों की क्या बात करें सर? तो मतलब शिक्षक किस अनुपात में, जैसे कितने बच्चे हैं और अभी की क्या स्थिति देखते हैं आप? 5 और 6 टीचर से स्कूल चल रहे हैं सर। खुद मेरा स्कूल 12 तक का स्कूल है तो वहाँ पर अभी 7 टीचर थे। अभी 2 टीचर 2 दिन पहले ही हमारे 7 ही टीचर थे। कितने स्टूडेंट हैं वो? 400 बच्चे हैं सर। अच्छा, मतलब 12th तक स्कूल है और 7 बच्चे हैं और उसमें एक भी लेक्चरर नहीं थे सर। एक भी तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज तो सर हम प्राइवेट ट्यूटर लगा करके हमने मैनेज किया, अपने स्तर पर हम मैनेज करते हैं सर।
और एक ये भी देखा गया है मैडम कि आपको शिक्षा पढ़ाने के अलावा और भी कई काम थोपे जाते हैं, उसके लिए भी मांग उठाई आपने कि ये काम नहीं होने चाहिए क्योंकि हम शिक्षा से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल है सर। अभी जैसे हमारे टीचर की ड्यूटी लगा रखी इलेक्शन में, तो हमने बहुत कोशिश करी कि हम उनकी ड्यूटी कैंसिल करवाएं। एक टीचर हमारा BLO में फंसा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है सरकार की, रोज़ नई नई नीति आती है और सारे काम हम शिक्षकों से करते हैं। गैर शैक्षणिक कार्य हम शिक्षक क्यों करें? ऑलरेडी जब हमारे पास स्टाफ कम है, हम शिक्षा का हमारा दायित्व है, हम केवल शिक्षा कराएंगे। और ये भोजन की और सब व्यवस्था ये सरकार की होनी चाहिए, सरकार किसी और की कोई सब्स्टिट्यूट करे इसके लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में तुलना करें तो शिक्षक एजुकेटेड जो होते हैं सरकारी स्कूल में होते हैं, फिर भी प्राइवेट में जाते हैं। क्या होना चाहिए कि पूरा इधर आ जाए छात्रों का? सर, जो सरकार भौतिक सुविधा होती है विद्यालयों में, अगर वो उपलब्ध करा दें और बच्चों के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध करा दें, तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं रखेगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो समस्या, मूलभूत समस्या है, वो भौतिक सुविधाओं की है। कक्षा कक्ष नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है। उस कंडीशन में पेरेंट्स जब देखते हैं तो उसके बाद में, हालांकि मेरा विद्यालय की बात करूँ तो मेरे विद्यालय में प्राइवेट स्कूल से अभी इस साल ही 34 बच्चे आए हैं, तो वो मैंने अपने स्तर पर मैनेज कर रखा है। तो अगर भौतिक सुविधा होगी तो 100% पेरेंट्स रखेगा। अच्छा, एक स्कूल को किस रूप में देखना चाहें? भौतिक सुविधा क्या होनी चाहिए जिससे स्कूल, जैसे स्मार्ट स्कूल भी योजना आई थी, उसमें इसका स्मार्ट स्कूल भी बनाए हैं, अपने स्तर पर ही बनाए आपने। कैसा होना चाहिए स्कूल? सर देखो, स्कूल में सबसे पहले तो कक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। मूल आवश्यकता कक्षा कक्ष की, पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये सुविधा है, साथ में बच्चों के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं, तो ही बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे। अन्यथा पेरेंट्स 100% प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों को भेजते हैं। इसका मेन कारण यही रहा है और कोई कारण नहीं। सुविधा नहीं मिल पाती सरकारी स्कूल में। और भी जानेंगे आपसे, आप किस तरह से देखते हैं अपने सरकारी स्कूल को? जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ काफ़ी अच्छे स्कूल, सुना है काफ़ी अच्छे स्कूल बन चुके हैं, वहाँ पर बजट भी काफ़ी दिया गया है। अपने यहाँ पर भी 38,000 करोड़ का बजट है शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो क्या होना चाहिए कि स्कूल में अपने? शिक्षा विभाग में राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। छात्र अनुपात की बात करते हैं, उतने अगर शिक्षक लगा दिए जाए तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल की गुणवत्ता को अगर शिक्षा इसको जोड़ा जाए सरकारी स्कूलों से तो हम बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सरकारी स्कूल में जितने टीचर्स लगे हुए हैं वो निष्णात होते हैं, वो एक एग्ज़ाम पास करके आते हैं और वो बेहतर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षक कमज़ोर पड़ता है तो गैर शैक्षणिक कार्यों से कमज़ोर पड़ता है, उनके पर अनावश्यक कार्य ऐसे सौंप दिए जाते हैं जिससे वो एक कक्षा की प्रक्रिया से विमुख हो जाता है और वो बालक को जितना दे पाता उतना नहीं दे पाता है। जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि जो काम शैक्षणिक कार्यक्रम है उसमें शिक्षक को कहीं भी दूसरी जगह उसको अलग भ्रमित नहीं किया जाता है, लेकिन ये राजस्थान में ऐसा हो रहा है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे आदरणीय शिक्षक संघ के जितने भी नेता हैं वो भी हमारे बार बार यही लड़ते हैं कि जैसे एक BLO कार्यक्रम चल रहा है। अब BLO में हमारे शिक्षकों की नीड नहीं है, वहाँ ऐसे कई ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जो लोग लगे हुए उनको रोजगार भी मिल जाए। अगर वो BLO कार्य उनको दे दिया जाए, निर्वाचन आयोग का काम हो सकता है, लेकिन वो शिक्षक एक कक्षा में होना चाहिए, उसकी बजाय वो फील्ड में है। तो जैसे एक कक्षा में 40 बच्चे, वो 40 बच्चे जब तक वो शिक्षक नहीं आएगा तब तक वो बच्चे वहाँ सफ़र करेंगे। तो ये जो एक अव्यवस्थाएं जो है इसकी वजह से ये हो पा रहा है। बाकी अगर उनको सरकार अगर शिक्षा विभाग को अच्छी व्यवस्था दे दे, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है, तो उसमें हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप टिप्स पे गिना सकते हैं आपको कितने कार्य दिए जा रहे हैं शिक्षा के अलावा, पढ़ाने के अलावा? बिल्कुल, बताएं। पोशार जो कि हमारा शिक्षक का काम नहीं है, जैसे ये जितने भी निर्माण कार्य होते हैं उनको देखना, निर्माण कार्य जैसे स्कूल के निर्माण कार्य है वो देखना। उसके अलावा कोई भी सरकारी योजनाएं आ जाती जैसे उसमें हमारा शिक्षक की ड्यूटी लगा देती, आप फॉर्म भरिए, आप आपका मैनेजमेंट देखिए, वहाँ सर्वे कीजिए। ऐसी कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना घट गई उसमें सबसे पहले हमारा शिक्षक जाएगा। जैसे आपने कोविड में देखा, हमने 72 दिन एक साथ लगातार वहाँ रहकर सेवाएं दी। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिक्षक की भूमिका अग्रणी रहती है और वो पहुँचता है और बखूबी ईमानदारी से काम भी करता है। फिर भी
पिछले पहले की बेहतर काफ़ी सुधार है शिक्षा विभाग में, परसेंटेज वाइज देखें या फिर जो भी स्कूल का परसेंट निकलता है, रिजल्ट आता है वो अच्छा रहता है, तो सुधार तो हो रहा है, तो और क्या होना चाहिए? सुधार हो रहा है डेफिनेटली। अगर परिणाम की ओर देखें, प्राइवेट स्कूल में बच्चे का रुझान कम हुआ है। पेरेंट्स कोविड के बाद सरकारी स्कूलों की बढ़ाए, उन्होंने रिजल्ट देखा, परिणाम देखा तो बेहतर परिणाम आ रहे हैं। और आने वाले समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे बच्चे होंगे, बहुत अच्छे शिक्षक हैं और उनको बेहतर से बेहतर कराने का काम करेंगे। एक बालक का सर्वांगीण विकास अगर कोई कर सकता है तो वो सरकारी शिक्षक ही कर सकता है। तो ये जाना शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं, स्थलांतरण नीति हो, भौतिक संसाधन हो या शिक्षकों की कमी हो। और सबसे बड़ी बात है, उदयपुर की बात करें तो आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है स्कूल दूर दराज बने हुए हैं, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, शिक्षक बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं और शिक्षा देते हैं बच्चों को, लेकिन उनको अलग कार्य भी थोप दिए जाते हैं जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।